दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के नतीजे के बाद गोदी मीडिया ने जिस तरह से कोहराम मचाया है और ये लगभग स्थापित करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों को जीत करके लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल कर ली है और अब उसके पीछे कोई नहीं है। क्या ये सच है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई पड़ रहा था। उस मुकाबले में हिंदी पट्टी के तीनों राज्य बीजेपी के खाते में गए तो तेलंगाना को कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया। मिजोरम में जो एनडीए की सरकार थी वो चली गई। तो लब्बो-लुआब ये है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में असल में मुकाबला सीधा बीजेपी बनाम कांग्रेस दिखाई पड़ा। और अगर वोट परसेंटेज की बात आप करें तो उसमें कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट ज्यादा मिला है। बीजेपी को जहां 4 करोड़ 80 लाख वोट मिला है तो वहीं कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला है। और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपना मजबूत दावा पेश किया है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। नैरेटिव जिस तरह का बनाया गया उससे कांग्रेस पार्टी को लस्त पस्त पराजित हताश ये सब दिखाया गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका और जो पूरी कांग्रेस की टीम है अब वो मजबूती से फिर से खड़ी हो रही है। एक तरफ उसने तेलंगाना जीत करके दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी का लगभग सफाया कर दिया है। कर्नाटक में वो कितनी सीटें जीतेंगे ये इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कांग्रेस का वहां सबसे मजबूत जो रणनीतिकार हैं वो है डीके शिव कुमार। उनको चाणक्य माना जाता है और डीके शिव कुमार पहले वादा कर चुके हैं कि उनमें से 100 सीटें वो कांग्रेस की झोली में लाकर के डालेंगे। कांग्रेस न कहे तो इंडिया अलायंस की झोली में कम से कम 100 सीटें ला करके वो डालेंगे। ये उनका कमिटमेंट है। आज मैं बात करूंगा जो कांग्रेस पार्टी ने कल ऐलान किया है और अगली जो उसकी तैयारी है उसके बाबत। थोड़ा सा इतिहास में भी जाऊंगा और इस समय की पॉलिटिक्स में उस इतिहास का क्या संदर्भ है और किस तरह से उस इतिहास का इस्तेमाल होता रहा है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का मामला हो या सामान्य तौर पर भी भारत के डेवलपमेंट का इशू हो, नेहरू को हर बार क्रिटिसाइज किया जाता है। नेहरू को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। दरअसल नेहरू वो शख्सियत हैं कि जिनको नरेंद्र मोदी को पचा पाना आसान नहीं है। एक तरह से कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं नेहरू। और नेहरू के साथ जो अंबेडकर थे, जो उनकी जोड़ी थी, पहले सरदार पटेल और बाद में अंबेडकर, इस जोड़ी ने कमाल का काम किया है। भारत के समावेशी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए, बड़े बड़े बांधों के निर्माण के लिए जो काम किया और देश को प्रगति के विशाल पथ पर आगे बढ़ाने की जो मुहिम शुरू की वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब उन शुरुआती 10 सालों के जहां भारत खड़ा था और 10 साल में या नेहरू जी के पूरे कार्यकाल में भारत कहां पहुंचा उसकी अगर आप तुलना करेंगे आज के मोदी जी के 10 साल से तो आपको हंसी आएगी कि मोदी जी ने क्या हासिल किया है। जरा कोई बताएगा 2-4 आंकड़े? संभव नहीं है। पर हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक विभाजन बुरी तरीके से किया इस देश में, नफरत का बोलबाला है, डर है और सत्ता को फांसीवादी बना दिया है। ये नरेंद्र मोदी की अपनी काबिलियत है, ये उनकी उपलब्धियां हैं इन 10 सालों की। मैं चर्चा करूंगा आज कि कांग्रेस पार्टी कैसे तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव की और वो आरएसएस के गढ़ में जाकर के दस्तक देना चाह रही है। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस होता है। 138 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी को बने हुए। तो उस 28 दिसंबर को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज 10 लाख की विशाल रैली करने जा रहे हैं गढ़ में। आरएसएस के आप कहिए कि
आंखों तले। और वहां से वो जो मैसेजिंग होने वाली है, वो मैसेजिंग क्या है? एक और कल फैसला हुआ है, वो है क्राउड फंडिंग का। और उस क्राउड फंडिंग को तिलक स्वराज फंड के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। थोड़ा सा इतिहास की मैं चर्चा कर दूं। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का देहांत हुआ था और असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी समय गांधी ने जो लोगों से, सामान्य जन से पैसा इकट्ठा करने की मुहिम छेड़ी थी, उसका टारगेट था 1 करोड़ रुपए जुटाना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। इसे गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड नाम दिया था। तो वो अपने पुरखे की याद में उस पूरे फंड का नामकरण करना। और एक क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि आप जब लोगों के बीच जाते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया दे रहा होता है किसी पार्टी को, तो वो अपना अंश उसमें समझता है, उस पार्टी के प्रति अपना प्रदेय जो महसूस करता है, उसके प्रति उसका फिर कमिटमेंट भी होता है। और उस वक्त तमाम जो स्वयं सेवक थे कांग्रेस पार्टी के, वो द्वार द्वार जाकर के चंदा ले रहे थे। भिवानी महाराष्ट्र में मुझे याद आता है, गांधी जी पहुंचे थे तो महिलाओं ने अपने गहने भी निकाल करके गांधी जी को दे दिए थे। आज कांग्रेस पार्टी जिस मुश्किल में है, 50-60 साल सत्ता में वो रही, ये बड़ा ऐलान के साथ बोलते हैं मोदी जी, छाती फुला करके बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर इतना राज किया है। और तुलना अगर कीजिएगा कि ये केवल 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे मालदार पार्टी है। मुझे लगता है कि बीजेपी का अगर रेखांकन हो तो इस संदर्भ में हो कि दुनिया की सबसे मालदार पार्टी है। और उसको कॉर्पोरेट फंडिंग जिस तरह से हुई है, वो आधे से ज्यादा तो बीजेपी को मिली है, बाकी और राजनीतिक दलों को अगर आप ले लें तो इतना कॉर्पोरेट फंडिंग है। और उसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि कहां से मिल रहा और कितना फायदा उस चंदा देने वाले को हो रहा है। जो सरकार में होता है, ऑब्वियस है, उसे जो फंड करेगा उसका फायदा भी बोलेगा। तो अंबानी, अडानी से लेकर के तमाम जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं, वो जो फंड कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी की सरकार क्या दे रही है, मोदी क्या उसके हित साध रहे हैं, ये आज सवाल होना चाहिए जनता के बीच में। लेकिन चूंकि उसको छिपा करके रखा जाता है, इसलिए वो नहीं आई। और कांग्रेस पार्टी इस समय सबसे बुरी हालत से गुजर रही है आर्थिक मामले में। तो जिस पार्टी ने 50-60 साल सत्ता में गुजारे हैं, वो पार्टी इतनी गरीब कैसे हो गई, जरा इस पर विचार करने की जरूरत है। मोदी तो उस पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि उन्होंने देश को लूटा, लेकिन वो पार्टी इतनी गरीब कैसे हो गई, इतनी कमजोर कैसे हो गई आर्थिक रूप से, जो आज उसे क्राउड फंडिंग के लिए, डोनेशन के लिए लोगों के बीच में जाने की जरूरत पड़ रही है। और मुझे लगता है कि यह कांग्रेस पार्टी के उभरने के लिए, कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह तरीका साबित होगा। तो वो लोगों तक जाएंगे और 138 रुपए के गुणक में, चूंकि कांग्रेस पार्टी का 138 साल हो रहे हैं, तो उस गुणक में ही लोगों से अपील करेंगे कि वो डोनेट करें। और उसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे 18 तारीख को उसे लॉन्च करेंगे। और ये जो कैंपेन है उसका नाम होगा डोनेट फॉर देश। और इसमें 138, 1380, 13800, ये इस गुणक में आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये वो लोगों से अपील करने के लिए आ रहे हैं। और ये एक अच्छा कदम होगा। बूथ लेवल पर भी लोग पहुंचेंगे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पहुंचेंगे। एक बूथ पर कम से कम 10 घरों में जाने की एक मुहिम ये शुरू हो रही है। और उसमें कम से कम 138 रुपए एक घर से जुटाने की इसमें पहल होगी। तो एक अच्छा कदम कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाने के लिए कर रही है। और दूसरा, नागपुर में जो वो रैली होने जा रही है, आरएसएस के गढ़ में एक तरह की धमक पैदा करना और उसको चुनौती देना वहां। और महाराष्ट्र वो है जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में 41 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। एनडीए माने बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के। और इसमें से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। और आज शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है।
हालांकि शिवसेना का एक धड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूट करके सरकार में है, वो मुख्यमंत्री है। उसी तरह से अजित पवार को तोड़ करके बीजेपी ने वहां शरद पवार को कमजोर करने की कोशिश की है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो महाविकास अघाड़ी है वो बीजेपी की मुसीबत बनने वाली है और ये रैली वो बहुत कुछ करने जा रही है। लेकिन मैं इसकी एक और महत्ता देखता हूं। यहां से चुनावी बिगुल जो कांग्रेस पार्टी फूंकने जा रही है, और महाराष्ट्र से उस नागपुर में जहां आरएसएस का कार्यालय है, लेकिन वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म दीक्षा भूमि भी है। और डॉक्टर अंबेडकर ने वहीं पर 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,80,000 अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, नवयान स्वीकार किया था। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि हिंदुत्व का मुकाबला अगर कोई करेगा तो वो बुद्धिज्म करेगा। आने वाले वक्त में यह देश बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़ेगा। और हिंदुत्व ने अपना पूरा फन उठा करके इस बात को रेखांकित कर दिया है कि उसके असली इरादे क्या हैं। देश को तोड़ना, सांप्रदायिक आधार पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कमजोर करना, उनको शिक्षा से, उनको नौकरियों से महरूम करना, ये पूरी उस आरएसएस और हिंदुत्ववाद की कोशिश है। और उसकी सामने अगर कोई विचारधारा आज सबसे सीना तान करके खड़ी है तो वो अंबेडकरवाद है। मैं समझता हूं कि आरएसएस के गढ़ में और डॉक्टर अंबेडकर की छाया में कांग्रेस पार्टी जो ये करने जा रही है उसके अपने बहुत मायने हैं, विशेष मायने हैं। और यहां से अंबेडकरवाद के साथ जो राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं वो चुनौती बीजेपी की बनेगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।